अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं किसी भी बोर्ड के, चाहे फेडरल बोर्ड के, पिंडी बोर्ड के, पंजाब में से किसी भी बोर्ड के, चाहे आप सिंध बोर्ड के भी हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर चैप्टर नंबर जो 6 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। और जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी 7.1 के क्वेश्चन भी। तो इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप इनको अंडरस्टैंड करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए मुझे मैसेज करें, ठीक है, कमेंट में, तो आपकी इसकी पीडीएफ भी दे दूँगा। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में डिमांड ये है, विच ऑफ द पॉइंट्स इज़ क्लोज़र टू पॉइंट 3,0। तो इसका सल्यूशन यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें इसने ये डिमांड की थी कि आपके पास दो पॉइंट हैं, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट -1 2, सेकंड पॉइंट 3 4। फर्स्ट का नाम ए, जो सेकंड वर्टेक्स है इसका नाम बी। अब क्वेश्चन में ये था कि इन दोनों में से ए और बी में से कौन सा पॉइंट जो है वो इस सी पॉइंट के क्लोज़ है 3,0 के। तो एक्चुअली जब हम कहते हैं ना कि एक पॉइंट दूसरे के कितना क्लोज़ है, एक्चुअली उसमें डिस्टेंस की बात हो रही होती है। तो इसके अंदर जो पॉइंट ए है उसका सी से डिस्टेंस फाइंड करेंगे और पॉइंट जो बी है उसका भी सी से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर उसमें आपने देखना है, जैसे इसका डिस्टेंस ए सी का अप्रॉक्सीमेट 4.47 आ रहा है और जो बी सी डिस्टेंस है वो 25 आ रहा है, 25 का √5 आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं जिसका डिस्टेंस कम होगा इसका मतलब है वो क्लोज़ है। तो पॉइंट ए जो है वो क्लोज़ है पॉइंट सी के। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी ये डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया ए सी में, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। जैसे ए और सी वर्टेक्स है ना, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे और उसका होल स्केयर, प्लस सेकंड में से सेकंड कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, होल स्केयर। फिर इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट था। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स विद वाई कोऑर्डिनेट ऑफ 3 दैट आर 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। हमने वो जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, जिनका वाई कोऑर्डिनेट 3 है और उनका जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट है फ्रॉम द अदर पॉइंट -2,5। तो इसका सल्यूशन देखते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट कर लिया ऑल पॉइंट्स विद वाई कोऑर्डिनेट 3, क्योंकि इसमें एक्स जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जिसको हम एक्स कहते हैं, वो तो अननोन है, क्योंकि उसने तो कहा कि आपने वो तमाम पॉइंट फाइंड करने हैं जिनका वाई कोऑर्डिनेट 3 है। इसलिए इसकी जगह हम एक्स लिखेंगे क्योंकि ये अननोन है। और देखें, इसको मैंने इस तरह डायग्राम में भी लिखा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स। इस ए का मतलब है ऑल पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस जो है 8 है फ्रॉम बी। तो ये जो 8 यूनिट दिया हुआ है ना, ये 8 यूनिट अवे लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि जो पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं उनका डिस्टेंस जो है इस बी पॉइंट से वो 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली वर्ड्स उसने चेंज किए होते हैं, तो इसलिए आपने उन पे थोड़ा फोकस करना होता है। तो हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखा। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, √x1 - x2 का स्केयर प्लस y1 - y2 का स्केयर, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस की जगह 8 लिखा, फिर ये अंडर रूट एज इट इज़ x - x1 प्लस y - y1, मतलब इस x में से इस पहले नंबर को माइनस किया, होल का स्केयर, प्लस दूसरे नंबर में से इस सेकंड को माइनस किया, होल का स्केयर। फिर ये x+2 का स्केयर बन गया और ये -2 का स्केयर बन गया। अब क्योंकि ये होल का अंडर रूट कैंसिल करना था, दोनों साइड पे स्केयर अप्लाई कर दिया। इधर 8 का स्केयर 64 आ गया। तो जब आप इसकी राइट हैंड साइड पे होल का स्केयर लिखेंगे ना, तो वो होल का स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि आपको पता है जो स्केयर और स्केयर रूट होता है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसका जब आप स्केयर लेंगे होल का तो एक्चुअली वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x+2 का होल स्केयर प्लस -2 का स्केयर।
एक्स प्लस टू का होल स्केयर एज इट इज़ लिखा, माइनस टू का होल स्केयर 4 होता है, प्लस का 4 इधर 64 साइड पे आ जाएगा, 64 माइनस 4 60 आ जाएगा। अब फिर अंडर रूट आ रहा है तो हम दोनों साइड पे अगेन जो है स्केयर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्केयर आ रहा है तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया। तो 60, जब 60 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 अंडर रूट 15 आएगा। और यहाँ प्लस माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्केयर है। तो जब भी स्केयर होता है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस अप्लाई किया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो अननोन एक्स है ना इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो प्लस का 2 था इसको इधर ले आए जिधर नंबर लिखा हुआ था ना, तो उसके लिए यहाँ पे देखें तो दो आ रहे थे ना रूट, एक प्लस के साथ 2 अंडर रूट 15, एक दफ़ा x प्लस 2 को प्लस के बराबर लिखा, एक दफ़ा माइनस के बराबर, फिर प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, और इधर से भी प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है देखें यहाँ x की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 2। इसका मतलब है यहाँ पे दो पॉइंट्स बनते हैं जिनका डिस्टेंस जो है 8 है फ्रॉम सेकंड पॉइंट। तो इसका मतलब है उसने यही पूछा था ना कि पॉइंट्स फाइंड करें, इसका मतलब है दो पॉइंट आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस जो है ना इससे दूसरे पॉइंट से वो कितना है, 8 है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस जो है सेकंड पॉइंट से 8 है। तो वो आपको नज़र आ रहा है, एक पॉइंट जो आ रहा है वो ये है -2 अंडर रूट 15 -2, ये x की वैल्यू पूरी और y की वैल्यू 3। तो एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, तो इस तरह से ये दो पॉइंट आएंगे। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें आपने ये बताना है, शो दैट 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रम्बस। अब देखें इसका थर्ड पार्ट करने के लिए ना आपने सबसे पहले रम्बस को समझना है कि रम्बस क्या होती है। तो देखें रम्बस का मतलब है ये जैसे स्क्वायर शेप होती है ना, ये देखें ये मैंने फोर्थ पार्ट, ये हमने ना जैसे स्क्वायर होती है उसमें तो 90 का एंगल होता है, बट रम्बस में 90 का एंगल नहीं होता, इसलिए आपने ना ये जो लाइन है ये थोड़ी सी टिल्ड फॉर्म में बनानी है, थोड़ी सी टेढ़ी करके। तो इसके लिए सबसे पहले तो रम्बस में क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन उनके जो डायगनल होते हैं, ठीक है, जो लेंथ ऑफ डायगनल मतलब A से C डायगनल होता है, B से D भी डायगनल, उनकी लेंथ अनइक्वल होती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे डिस्टेंस AB का फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर BC का डिस्टेंस फाइंड किया, फिर CD का डिस्टेंस फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने इसमें जो फोर्थ वाला साइड है AD या DA उसका डिस्टेंस फाइंड किया। तो आप देखें इसकी फ़र्स्ट कंडीशन ही नहीं ट्रू आ रही, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस आ रहे हैं वो तो अनइक्वल आ रहे हैं, लेकिन रम्बस के लिए तो डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए, तो ये अनइक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे इट इज़ नॉट अ रम्बस, या आप ये भी लिख सकते हैं पॉइंट्स आर नॉट मेकिंग अ रम्बस। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। फिर इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट था उसमें ये था, प्रूव दैट द पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, आल्सो फाइंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो आप देखें सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है, यहाँ पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक्चुअली पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो पैथागोरस थ्योरम के लिए ना आपने ये जो वर्टेक्स हैं इनके नाम मैंने पहले नहीं लिखे, सबसे पहले मैं डिसाइड करूँगा इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इसका ना नाम लिखूँगा। तो जैसे ना सबसे पहले हमने साइड A वर्टेक्स B वर्टेक्स, इसका डिस्टेंस निकाला, AB का डिस्टेंस निकाला। ये जो मैं AB के बाहर लाइन लगा रहा हूँ ना, ये मॉडुलस की, ये एक्चुअली डिस्टेंस की नोटेशन है। AB का डिस्टेंस निकाला, फिर ये देखें इसके बाहर ना B, C वर्टेक्स के बाहर मैंने D लिख दिया है, ये भी डिस्टेंस की नोटेशन है। ये मैंने अलग अलग इसलिए नोटेशन लिखी है ताकि आपको याद हो कि डिस्टेंस के लिए इस तरह की नोटेशन यूज़ करते हैं। फिर B और C वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाला, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस हमने फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूले से, वो 13 आ रहा है।
और इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है 3 का स्केयर 9। ये हम इसके स्केयर क्यों ले रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि एक्चुअली जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें पैथागोरस थ्योरम लगता है। और पैथागोरस थ्योरम आपको पता है, जिस पैथागोरस थ्योरम क्या किसको कहते हैं, हाइपार्टीनियस का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो एक्चुअली इसमें स्केयर आते हैं, इसलिए जो भी डिस्टेंस निकालेंगे उसका क्या लेंगे, स्केयर लेंगे। फिर BC डिस्टेंस, उसका भी स्केयर लिया। अब थर्ड डिस्टेंस बचता है इसमें AC, तो AC का भी हमने स्केयर ले लिया। तो मतलब पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर उसका स्केयर ले लिया। तो अब आप देखें इसमें, तो AB जो साइड है उसका डिस्टेंस और AC जो साइड है उन दोनों डिस्टेंस का स्केयर अगर हम प्लस करें तो थर्ड डिस्टेंस आ रहा है BC का स्केयर। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, जो BC है उसका डिस्टेंस बढ़ा आ रहा है, इसलिए मैंने ये जो साइड है ना इसके वर्टेक्स, इनका नाम मैंने B और C रखा है, क्योंकि ये बड़ी साइड बन रही है। मैंने पहले डिस्टेंस निकाले, उसमें से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये वाली जो साइड है ये सबसे बड़ी है, तो इसलिए मैंने इसका नाम BC रखा। तो अब आप देखें इसमें पैथागोरस थ्योरम इक्वल आ रहा है ना, दो साइड के स्केयर का सम इक्वल टू थर्ड साइड का स्केयर। तो अगर ये कंडीशन पूरी हो ना तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करना होता है, हर साइड के स्केयर लेने होते हैं, फिर दो साइड के स्केयर का सम थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और सेकंड हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्योंकि आपको पता है राइट ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो आप हर साइड का जो डिस्टेंस निकाला होगा उन सब को प्लस कर लोगे। तो जैसे AB साइड का डिस्टेंस 3 आ रहा है, BC का √13 था, CA का 2 था, तो 3 + 2 किया 5 और √13 को एज इट इज़ लिख दिया। आपने सम ऑफ साइड करना है, AB का जो स्केयर है वो नहीं करना, सिंपल आपने जो AB BC CA डिस्टेंस निकालें जस्ट उनको ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये हमने इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया है। तो अब हम इसका सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। अब देखें पार्ट नंबर 5 के लिए आपको इसकी जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अब पार्ट नंबर 5 हम करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 के लिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज़ 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप देखें इसमें हमने पार्ट नंबर 5 में यहाँ पे देखें ये जो है ना C से लेके D तक ये एक टावर है, ठीक है। पहले आप ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे, तो एक टावर है ये C से लेके D तक, और ये लेवल ग्राउंड है, ये ज़मीन के ऊपर ना ये ग्राउंड है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इस टावर का जो ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ जब आप देख रहे होते हैं तो वो 30 डिग्री है। फिर वो कहता है कि यहाँ से ना इस, क्योंकि A पे 30 है तो इस तरफ आपने जाना है टावर की साइड पे। तो वो कहता है कि जब 30 से 60 डिग्री होता है ना तो यहाँ डिस्टेंस 40 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 40 मीटर है। तो आपने फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। तो आप देखें यहाँ B वर्टेक्स से लेके C तक तो नहीं हमें आइडिया क्या है, इसलिए उसका नाम X लिख दिया और इसका नाम क्या लिख दिया 40। तो ये टोटल जो है ना A से लेके C वर्टेक्स तक, ये जो टोटल इसकी बेस आएगी ना वो आएगी 40 + X। तो जब आप देखें ना दो पीसेज हुए हों तो आप उनको प्लस करते होते, मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आपसे पूरी लेंथ पूछी जाए तो आपने 40 + X करना है। तो देखें ये डायग्राम थी। अब आपको नज़र आ रहा है इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। तो हम जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, अगर तो ये साइड वाली वैल्यू दी होती ना, ये जो हाइपार्टीनियस है ये वाला, तो फिर तो आप साइन या कॉस का यूज़ करते फार्मूले। लेकिन इसमें ना बेस दिया हुआ है, बेस की वैल्यू, ये बेस की लाइन दी हुई है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो इसका मतलब इसमें ना tan का फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले ट्राइंगल ACD, ये A है, ये लास्ट वाला वर्टेक्स C है, ये D है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल लेनी होती है। तो यहाँ फार्मूला लिखा tan 30, क्योंकि यहाँ 30 था। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, उसका नाम H है, और बेस टोटल कितनी आ रही है 40 + X। tan 30 कैलकुलेटर पे लोगे
कुछ के कैलकुलेटर √3/3 देगा। तो √3/3 को ना आप 1/√3 भी लिख सकते हैं। √3/3 जो है वो 1/√3 के बराबर होता है। तो tan 30 की वैल्यू लिखी, 1/√3 आ गया, या √3/3 लिख लो। राइट हैंड साइड h/40 + x एज इट इज़ लिखा। फिर उसके बाद जो दूसरी ट्राइंगल थी बी से स्टार्ट हो रही, BCD, इसके अंदर tan 60, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, यहाँ परपेंडिकुलर का नाम h है, बेस की वैल्यू यहाँ B से C तक x है। tan 30 कैलकुलेटर पे लिखा, √3 आ गया, x इधर डिवाइड हो रहा था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपने, अगर आप देखें इस h की वैल्यू को ना आपने इस 1 के अंदर पुट कर दिया है। तो h की वैल्यू को मैंने 1 के अंदर पुट किया, तो जब पुट किया तो यहाँ देखें लाइन के ऊपर h था, तो उसकी जगह √3x लिख दिया। अब ये डबल फ्रैक्शंस बन गई, इधर भी और इक्वल के इस तरफ भी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 40 + x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 40 + x एज इट इज़ आ गया। √3 से मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो वो एक्चुअली 3 आएगा, √3 और √3। तो कैलकुलेटर पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 आएगा, तो ये 3x बन जाएगा। अब प्लस का x मैं क्या करूँगा, इस साइड पे ले आऊँगा, -x हो जाएगा, 3x - x 2x। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो 40 पे 2 डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो x की अगेन वैल्यू ना आप 1 में पुट कर दोगे, इसमें x की जगह, क्योंकि हमने तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है एक्चुअली, तो इसलिए हम x की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गई, √3 और 20। तो अगर एक नंबर वैसे हो, एक अंडर रूट में हो, तो पहले नंबर लिखना होता है फिर अंडर रूट, इसलिए 20 पहले लिख लिया, √3। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में SD का बटन होगा, उसको प्रेस करोगे तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट का सिंबल है, इक्वल की जगह अगर आप ऐसा सिंबल लगाओगे तो इसका मतलब इसका क्योंकि जब कैलकुलेटर पे लोगे उसमें तो बहुत ज़्यादा पॉइंट के आगे नंबर्स आ रहे होंगे, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हमने 34.64 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री की आपके पास एक्सरसाइज है ना, अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं 6.5, उसमें ये वर्ड्स प्रॉब्लम मेन इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमने इनको अच्छे से किया है। अब इसका अगर हम पार्ट नंबर 6 देखते हैं, तो पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक दरख्त था तूफ़ान की वजह से वो ब्रेक हो गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, कोशिश करें कि आपके पास ये PDF होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है मुझे बताएं कमेंट में, मैं आपको दे दूंगा। तो आप इनको PDF भी साथ ओपन हो, साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करें ख़ुद से, तो फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप देखें इसका जो पार्ट नंबर 6 था उसमें ये B से लेके C तक ये एक्चुअली ट्री था, ठीक है। और जब तूफ़ान आया तो ये ट्री जो है ना बेंड हुआ। आपको पता है ये दरख्त यहाँ तो इस तरफ बेंड होगा, टूट के गिरेगा यहाँ इस तरफ। तो हमने कहा कि ये दरख्त जब तूफ़ान आया तो इस तरह बेंड हुआ, तो मतलब ये इस तरह बेंड होगा तो इस तरह नीचे की तरफ आएगा, मतलब इस तरह बेस की तरफ आएगा। तो वो कह रहा है कि जब एक तूफ़ान आएगा ये ट्री इस तरह बेंड होगा, तो इस ट्री का जो फुट है, ये फुट है, ये जो B है ना ये फुट है। तो वो कह रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है जब वो इस तरह से बेंड होता आएगा तो इसका डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर होगा। मतलब मैं कहता हूँ ये दरख्त ना यहाँ तक बेंड हुआ है, यहाँ A तक ब्रेक हुआ है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, और एंगल उसने बताया हुआ 30 डिग्री, और आपने फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री। तो आप देखें इसमें बेस आ रही है, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको बेस कहते हैं, और ये जो लाइन है BC ये परपेंडिकुलर है। तो tan 30 फार्मूला यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब tan 30 कैलकुलेटर पे लोगे 1/√3 या 3/√3 लिख सकते हो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हमने राउंड ऑफ करके लिख दी, तो ये हाइट ऑफ ट्री आ गई है। तो देखें क्वेश्चन में वर्डिंग फॉर्म में बहुत मुश्किल होता है, बट आपने उसको अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये इसका पार्ट नंबर 6 था। फिर इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। अब पार्ट नंबर 7 में क्या है, 2 पोल्स
ये देखें पार्ट नंबर 7 है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं और उन दोनों की हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड की किसी भी साइड पे, लेकिन साइड उनकी क्या होगी, ऑपोजिट, विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो रोड है उसकी टोटल जो बेस है, टोटल जो चौड़ाई है दैट इज़ 80 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर ना उन दोनों के दरमियान कोई भी पॉइंट है, वो सेंटर में नहीं है, किसी भी जगह वो पॉइंट हो सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, पार्ट नंबर 7 को। अब देखें पार्ट नंबर 7 में एक्चुअली वो कह रहा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ए से लेके ई तक और सी से लेके डी तक, ये क्या है, पोल हैं और दोनों की हाइट इक्वल है, ये भी पोल है, दिस वन इज़ आल्सो पोल। तो ये दोनों पोल हैं, ए ई और सी डी, इन दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। तो ये एच हमने नाम दे दिया इसका हाइट का। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो इसका ग्राउंड है ना, ए से लेके सी तक, ये टोटल कितना इसकी विड्थ है, कितनी इसकी ये वाइडनेस है, ये कितना वाइड है, 80 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन था ना कि टोटल इसकी चौड़ाई 80 मीटर है और इस ग्राउंड के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है, जैसे पॉइंट हमने नाम दे दिया बी। इस पॉइंट के साथ ना ये जो टावर है, ये जो पोल है, ये एलिवेशन एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री और 30। तो आपकी इसमें मर्ज़ी है, आप इधर 60 लिख लें, इधर 30 लिख लें, या इधर 30 है तो इसको इस साइड पे लिख दें, क्योंकि दोनों साइड पे 90 है ना, तो इसलिए आप इनको किसी भी जगह लिख सकते हैं। तो ये हमने डायग्राम बनाई, तो ये 80 था, बी से सी तक तो हमें नहीं आइडिया क्या है, तो उसका नाम हमने एक्स लिख दिया, और ए से बी तक भी अननोन है, उसका नाम हमने क्या लिख लिया, वाई। तो y इक्वल टू 80 माइनस एक्स इसलिए लिखा है, टोटल ए से सी तक ना 80 है और ये पोर्शन बी से सी एक्स है, तो आपको ए से बी पोर्शन चाहिए, तो आप टोटल जो है ना 80, उसमें से इस एक्स को माइनस कर दोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस एक्स। तो मेन इसमें डायाग्राम होती है। तो आपने क्या करना है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, उनको सॉल्व करेंगे और वहाँ से एच भी फाइंड करेंगे और एक्स भी, क्योंकि ये दोनों अननोन है। तो इसलिए आप सबसे पहले जैसे मैंने ट्राइंगल लिखी बी ए ई, जहाँ 90 डिग्री बन रहा होता है उसको सेंटर में लिखना होता है। तो यहाँ क्योंकि 60 डिग्री है इसलिए मैं tan 60 लिखूँगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें एच है, बेस इसमें क्या है 80 माइनस एक्स है, tan 60 √3, फिर 80 माइनस एक्स डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, एच के इक्वल आ गया। अब सेकंड ट्राइंगल क्या है, बी सी डी, तो जब बी सी डी को यूज़ करूँगा यहाँ tan 30 लिखूँगा, आपको पता है tan 90 तो मैथ एरर होता है, उसको नहीं लेना होता। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3, या कैलकुलेटर जो भी आपका देगा, और x इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। फिर आप देखें मैंने लिखा है फ्रॉम 1 to, तो इसकी भी दोनों की साइड ना इक्वल हैं। इधर h की वैल्यू क्या है, x√3, इसको मैंने इस x की जगह क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो देखें इसकी जो 1 की लेफ़्ट हैंड साइड है उसको एज इट इज़ लिखा, राइट हैंड साइड में h की जगह क्या पुट कर दिया, x√3। तो √3 जो है ना इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो √3 जब √3 से मल्टीप्लाई हो तो 3 आता है, और 80 माइनस एक्स एज इट इज़ लिखा है, x भी एज इट इज़ लिखा। इस 3 को 80 से मल्टीप्लाई किया 240, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x इक्वल टू x। अब -3x को x वाली साइड पे ले जाएं तो वो उधर आके क्या हो जाएगा, +x। तो यहाँ 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 60। अब आप x की वैल्यू को 1 में पुट कर दें या 2 में, तो वहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, ठीक है, ये लिखा हुआ पुट इन 2 में आप देखेंगे ना, जहाँ x लिखा हुआ उसकी जगह x को इसको रिप्लेस कर देंगे 60 को। तो यहाँ से हाइट ऑफ बोथ पोल, क्योंकि दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं तो दोनों की हाइट सेम आएगी, तो आप इसको डिवाइड करें तो ये अप्रॉक्सीमेट, हमने उसको SD का बटन प्रेस करोगे ना कैलकुलेटर पे तो ये इस तरह पॉइंट में दे देगा। तो इस तरह से हमने हाइट को फाइंड कर लिया। फिर उसने लिखा हुआ था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम बोथ पोल, जो पॉइंट है ना ये वाला, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एंगल बना रहे हैं, इसकी ना आपने पोजीशन बतानी है, मतलब ये पॉइंट A से कितना दूर है
और ये वाला पॉइंट इस सी से कितना दूर है। तो ये पॉइंट एक्चुअली मिड में नहीं है, अगर तो ये सेंटर में होता तो हम कह देते 40-40, बट ये पॉइंट किसी भी जगह रोड पे आ सकता है। तो ये पॉइंट इसके करीब भी आ सकता है, इस पॉइंट से दूर भी आ सकता है, तो इसलिए हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सेंटर में है। तो इसके लिए हमने जो पॉइंट बी है उसका दोनों पोल से, मतलब ए से भी और सी से भी हमने चेक करना है ये कितनी दूर है। तो ये वाला जो पॉइंट बी है, एक तो इसका डिस्टेंस x है और दूसरा क्या आ रहा है y, मतलब ये पॉइंट बी जो है, ये पॉइंट बी जो है सी से 60 दूर है क्योंकि ये x है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो पॉइंट बी है वो x सेंटीमीटर है फ्रॉम सी, और ये कितना दूर है फ्रॉम ए। तो इसका मतलब है ये 60 मीटर दूर है फ्रॉम सी पोल और ये 20 मीटर दूर है फ्रॉम ए पोल। तो ये हमने क्वेश्चन इसमें था, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना था। तो ये हमारे पास इसका था पार्ट नंबर, हमने सॉल्व किया था अभी पार्ट नंबर 7। तो अब हम पार्ट नंबर 8 को ट्राई करते हैं। तो पार्ट नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है, इसकी आपने जो वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। तो पार्ट नंबर 8 में क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है उसकी टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। देखा इसमें एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ना उसकी टॉप से मतलब कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो वो जो टावर है ना उसकी टॉप को देखता है। तो जब उसकी टॉप को देखता है तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उसकी जो टॉप को वो देख रहा है इज़ 60 डिग्री एंगल से देख रहा है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उसी पॉइंट पे खड़ा होके वो नीचे भी देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ऊपर से नीचे देखना, ऑफ इट्स फुट, मतलब जो टावर का फुट है ना, जो टावर का बेस पॉइंट है, जो टावर का बॉटम है, वो 45 डिग्री से देख रहा है। तो हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो अब आप देखें इसमें मेन इम्पोर्टेंट इसमें था डायग्राम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये एक बिल्डिंग बनाई ए से लेके ई तक, और ये बी से लेके डी तक मैंने क्या बनाया, टावर, या आप वर्टेक्स के कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ए से ई तक बिल्डिंग और बी से डी तक क्या बनाया, टावर। तो अब देखें वो कह रहा है कि यहाँ ना ई पॉइंट पे कोई ऑब्ज़र्वर है, ठीक है, मतलब जो ऊपर भी देख रहा है और नीचे भी, मतलब ई पॉइंट पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, वो इस टावर की टॉप को भी देख रहा है और इसके फुट को भी देख रहा है। तो यहाँ से जो टावर की टॉप को देख रहा है ना उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्वेश्चन में मेंशन है, वो 60 डिग्री से देख रहा है, और इसका जो बॉटम है ये फुट है, इसको वो 45 डिग्री से देख रहा है, ठीक है, ऊपर वाले को 60 से देख रहा है और इसको 45 से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में जब भी होगा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ होगा, ऊपर से नीचे देखना, तो वो अगर यहाँ 45 होगा तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, 45, क्योंकि एक लाइन को जब दो एंगल कट करें ना तो वो सेम होंगे। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 आएगा। तो इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्डिंग की जो हाइट थी वो 7 मीटर थी, और अगर ये 7 है ए से ई तक, तो ये भी क्या होगा, 7 ही होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमने ये टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो टावर बी से लेके डी तक है, तो इतना पोर्शन जो है ना बी से सी वो तो 7 है, लेकिन सी से डी अननोन है, वो x है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 + x। तो एक्चुअली हाइट ऑफ टावर कितनी बनती है, 7 + x, या x + 7 कह सकते हैं। तो हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए दो ट्राइंगल बन गई हैं। तो ट्राइंगल जैसे ए को मैं सेंटर में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ 90 का एंगल है, BAE। तो BAE ट्राइंगल में देखें tan 45, यहाँ क्योंकि एंगल 45 है इसलिए 45 लिखा। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, A से E है जिसकी वैल्यू 7 है, और बेस इसमें क्या है, AB, और AB एज इट इज़ लिखा क्योंकि बेस तो अननोन है। tan 45 1 होता है, कैलकुलेटर पे लेंगे, AB इधर डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, AB। तो AB = 7। आपको पता है ये जो AB है
ये ई सी ये दोनों इक्वल है ना, जैसे क्योंकि ये स्क्वायर शेप बन रही है तो इसकी ये साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो इसका मतलब है ये ए बी जो है वो ई सी के इक्वल आएगा। तो ए बी अगर 7 है तो ई सी भी क्या आएगा, 7। तो इससे हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया इस बिल्डिंग और इस टावर के दरमियान। ये जो एक्चुअली बेस लाइन है ना, ये एक्चुअली बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग है इधर टावर है, उनके दरमियान ये डिस्टेंस है। तो ये हमने उसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरी ट्राइंगल यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है, तो इसलिए हम ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे ई सी डी। तो ट्राइंगल जब ई सी डी यूज़ की, यहाँ सी को मैंने सेंटर में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो ई सी डी को यूज़ करूँगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, उसका नाम क्या है ये देखें, सी से डी एक्स है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस क्या है ई सी। तो tan 60 √3 होता है, परपेंडिकुलर एक्स है और बेस इसमें हमने फाइंड किया है 7 आ रहा है क्योंकि ए बी और ई सी दोनों बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे 7 पुट कर दिया। अब 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ रही है, ये एक्स की वैल्यू इसमें पुट की तो टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 7 √3 + 7। चाहे तो आप 7 कॉमन ले लें, या फिर सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है कि आप इसको कैलकुलेटर पे लिखें तो वो अप्रॉक्सीमेट आंसर दे देगा। तो ये हाइट ऑफ टावर थी। तो ये देखें पार्ट नंबर 8 था, इसमें मेन था इसकी डायग्राम। तो अब हम पार्ट नंबर 9 करते हैं। तो पार्ट नंबर इसका 9 क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अब एक ऑब्जर्वर है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया ना, एक बिल्डिंग है तो वो 7 मीटर हाई थी, तो इसमें भी सेम यही है, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है, इस 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एक टावर से वो 20.5 मीटर अवे है। 20 फ्रॉम अ टावर 20 मीटर हाई, मतलब एक जो टावर है उसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट उसके अंदर वैल्यूज़ कुछ और उसने पूछी हुई हैं। तो पार्ट नंबर हम इसका 9 करते हैं। तो पार्ट नंबर 9 में क्या है, इसमें देखें सबसे पहले कह रहा है कि ये हमारे पास ना एक ऑब्ज़र्वर है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर टॉल है। ए से लेके ई तक जो है ना, ये ऑब्ज़र्वर जो है ना, यहाँ ऑब्ज़र्वर है, ये ई पे क्या बैठा हुआ ऑब्ज़र्वर, ठीक है। उसकी जो हाइट है ना वो टॉल कितना है, 1.5 मीटर। तो ये ए से ई तक ऑब्ज़र्वर है, वो कितना टॉल है, 1.5 मीटर। अब वो कहता है कि दूसरी साइड पे एक टावर है, ये देखें डी से बी तक क्या है, टावर है, और ये टोटल इसकी जो हाइट है वो कितनी, 22 मीटर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर है ई पे तो वो ऊपर देख रहा है टावर की, तो जब कोई बंदा नीचे से ऊपर देखता है ना उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन से वो देख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ हमने उसका नाम लिख दिया ये थीटा, ठीक है। ये अननोन है क्योंकि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, तो इसको हमने अननोन लिख दिया क्योंकि मेन टारगेट इसमें है इस थीटा को फाइंड करना। तो आप देखें ये 1.5 है, ठीक है, और यहाँ उसने बताया हुआ है कि जो ऑब्ज़र्वर है वो टावर से 20.5 मीटर दूर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट रीड करें ना, उसने लिखा हुआ है जो ये मैन है जो 1.5 मीटर टॉल है वो इस टावर से 20.5 मीटर अवे है। तो ई से लेके सी तक 20.5 है, तो ये भी 20.5 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अच्छा, अगर ए से ई जो मैन टॉल है वो 1.5 है तो बी से सी भी क्या होगा, 1.5 होगा ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, इक्वल हैं। और अच्छा, अगर ये टोटल 22 है और यहाँ इतना पोर्शन 1.5 है तो सी से डी कितना बनेगा, आप देखें ना, सी से डी कितना बनेगा, क्योंकि टोटल बी से डी जो है ना वो 22 है और बी से सी कितना है, 1.5 है। तो आप उसको माइनस कर दोगे तो सी डी किसके बराबर आएगा, 20.5 के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें देखें, हम सिर्फ ना इस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, ट्राइंगल ई सी डी। तो ट्राइंगल हमने लिखी ई सी डी,
तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा tan, और यहाँ थीटा तो अननोन है क्योंकि ये तो फाइंड करना है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है C से D तक डिवाइडेड बाय बेस क्या है E से C तक। तो यहाँ से ना हमने tan को उधर शिफ्ट करना है, सिर्फ tan को, बिकॉज यहाँ पे हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो tan इधर आके tan इन्वर्स हो जाएगा। CD जो है ना यहाँ से यहाँ तक कितनी बन रही है 20.5, तो यहाँ हमने 20.5 लिखा, और बेस इसकी कितनी है 20.5, दोनों सेम है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे लाइन के ऊपर नीचे, तो यहाँ 1 आएगा। फिर tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे लेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था। तो ये इसका पार्ट नंबर 9 था। तो अब हम इसका पार्ट नंबर जो 10 है उसको देखते हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर 10 है, तो पार्ट नंबर 10 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट, कोई भी एक सर्टन पॉइंट है, मतलब कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, वहाँ से टावर की टॉप का जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है। इफ़ द ऑब्ज़र्वर मूव, अगर वहाँ से ना ऑब्ज़र्वर मतलब जो पॉइंट पे खड़ा है ना, जो टावर के ऊपर देख रहा है, वो अगर उस पॉइंट से मूव करता है, इफ़ द ऑब्ज़र्वर मूव 20 मीटर टूवर्ड द टावर, टावर की तरफ कितना मूव करता है 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, जो एंगल है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है 15 डिग्री, पहले 30 था फिर इंक्रीज़ कितना हुआ 15 डिग्री, तो मतलब टोटल कितना बन गया 30 + 15 45, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम देखें पार्ट नंबर इसका ये है पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 के लिए अगर हम देखें उसकी जो डायग्राम है वो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक टावर को ड्रा किया, C से D तक एक टावर है, और वो कह रहा है कि इस टावर की जो टॉप है ना, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, तो यहाँ एक ऑब्ज़र्वर है, ये A का मतलब क्या है ऑब्ज़र्वर है, तो वो इसको 30 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको कहते हैं, तो ये 30 डिग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि ये जो पॉइंट है ना ए, मतलब ये ऑब्ज़र्वर है, तो ये टावर की तरफ मूव करेगा, तो टावर तो इधर है, तो मतलब ये इधर से इधर मूव करेगा, तो इधर से जब इधर मूव करेगा तो 20 मीटर उसने कहा कि वो मूव करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि उसका जब वो 20 मीटर इधर टावर की तरफ मूव करेगा ना, तो एंगल जो 30 है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 15, मतलब 30 के बाद यहाँ 45 कैसे आएगा, क्योंकि 30 से वो इंक्रीज़ हो जाएगा 15, तो 30 डिग्री + 15 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो इसलिए एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री। और बाकी उसने ये कहा हुआ है कि आपने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, और यहाँ B से C तो नहीं हमें पता, तो वो उसका नाम X लिख देंगे। तो टोटल देखें A से C तक जो बेस बनेगी वो 20 + X आएगी, क्योंकि जब दो पार्ट्स हों ना उनको कंप्लीट करें तो उनको ऐड करना होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये 20 + X आएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो इसमें सबसे पहले मैंने यूज़ की ट्राइंगल ACD, तो यहाँ ट्राइंगल ACD यूज़ की, यहाँ एंगल 30 डिग्री था, यहाँ 30 डिग्री लिखा, परपेंडिकुलर इसमें H था, बेस इसमें 20 + X है, tan 30 1/√3 देगा, या जो भी कैलकुलेटर आपका देगा, 20 + X डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल यूज़ की BCD, तो यहाँ tan 45 है, यहाँ परपेंडिकुलर H है, बेस इसमें X है, tan 45 1 होता है, X इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो H और X क्या आ गए इक्वल, मतलब जो X की वैल्यू आएगी वही H की। तो हमने क्या किया, इस H को इसकी जगह पुट कर दिया, मतलब इस H की जगह ये जो 1 में H लिखा इसकी जगह X लिख दिया, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पुट कर दिया। तो जब इसको इसकी जगह हमने रिप्लेस किया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे X आ गया। फिर उसके बाद यहाँ √3 था, √3 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसको डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद 20 ये +X इधर आके -X हो जाएगा, फिर 20 एज इट इज़ आ गया,
और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था, x कॉमन ले लिया, इधर √3 आ गया और इधर इसकी जगह क्या आ गया -1, क्योंकि ये x तो कॉमन आ गया ना, उसकी जगह 1 लिखेंगे। तो √3 -1 कैलकुलेटर पे लेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करेंगे 0.73 लिख दिया। अब 0.73 इधर डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड किया तो यहाँ पे देखें अप्रॉक्सीमेट उसका आंसर आ गया। तो जो x की वैल्यू है वो h की वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वल थे, तो ये हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड की थी। तो इस तरह हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड की है। तो यहाँ तक क्वेश्चन जो है ना 10 तक ये आप करें सॉल्व, और जो बाकी इसके क्वेश्चन मैं इसका सेकंड पार्ट बनाता हूँ, उसके अंदर उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी इनको अच्छे से सॉल्व करें और कोशिश करें आपके पास ये PDF होनी चाहिए। PDF को आप सामने रखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करें, उसको अंडरस्टैंड करें और फिर उसका सल्यूशन ख़ुद से भी करें। तो जहाँ से आपको कोई क्यूरी हो आप मुझे मैसेज करें, अगर आपको PDF चाहिए फिर भी मैसेज करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो वो भी आप मैसेज करें, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपको अगर आप वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, तो कोशिश करें कि, क्योंकि आप किसी को दुआएं दे सकते हैं और उसका जो मेन सोर्स है वो वीडियो को लाइक कर दें। उसको अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो क्लास 9th में हैं किसी भी बोर्ड में, तो आप उनके साथ भी शेयर करें, इनको मैथ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इसको समझ के सॉल्व करें। और अगर कोई भी अननोन पर्सन देखता है वीडियो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया।